बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं बीच में, लेकिन फैंसी वोकेबलरी, बड़ी बड़ी बिग वर्ड्स, ये आपको कहीं भी काम नहीं आने वाले। मैं डोंट स्पीक इन ए मोनोटोन। सो वाइल स्पीकिंग की आपने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस यूट्यूब पे या आपको टीचर्स ने बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आईडीपी के जो ऑफिशियल सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं उनके द्वारा दी हुई ये 10 टिप्स हैं। ये मैं आपको आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आईडीपी को क्या चाहिए। क्या सच में इंग्लिश में 7+ पैन लेने के लिए, स्पीकिंग में 7+ पैन लेने के लिए आपको हाई लेवल की इंग्लिश आनी जरूरी है, या फिर सिंपल इंग्लिश बोलकर भी आप 7+ ले सकते हो? चलिए इसका जवाब आप देखते हैं वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो ये आपके सामने आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल दी है, और आज की जो टिप्स हैं वो यहीं पर ही जो आईडीपी के एक्सपर्ट्स हैं, जो आईडीपी ने बताया है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आईडीपी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये राइट साइड में ऊपर अगर आप देखोगे तो यहीं से ही आपका जो एग्जाम है वो बुक होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे बुक नाउ लिखा हुआ है यहीं से आपका टेस्ट बुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी आइल्स स्पीकिंग टेस्ट 10 टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जो 10 टिप्स एक्सपर्ट्स ने बताई हैं वही मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं। देखिए सबसे पहले एक टिप उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, टेस्ट टेकर्स आर ऑफन नर्वस अबाउट द फेसिंग एन एग्जामिनर ऑन द टेस्ट डे। भी जो टेस्ट टेकर्स हैं वो बड़े नर्वस हो जाते हैं भी जब एग्जामिनर के सामने वो जाते हैं। बाय रीडिंग थ्रू आवर आइल्स स्पीकिंग टिप्स यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट ऑन योर टेस्ट डे। तो इन टिप्स को पढ़ने के बाद होप करते हैं कि आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर और मोर कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को देने जाओगे। सो चलिए चलते हैं टिप नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है अभी। पार्ट 1 जो आपका रहता है बच्चे, उसमें क्या रहता है आपको पता है। पार्ट 1 में आपकी इंट्रो के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। यू विल हैव 4 to 5 minute conversation with the IELTS examiner about yourself and topic might include। इसके बाद वर्क पे, फैमिली पे, होम लाइफ और पर्सनल इंटरेस्ट पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट पार्ट टू में क्या है, इन पार्ट टू स्पीकिंग दैट यू विल बी गिवन ए कार्ड विद अ टॉपिक। आपको एक कार्ड दिया जाएगा और कार्ड पे टॉपिक होगा, एंड यू विल बी गिवन अ 1 minute टू टेक नोट्स ऑन द टॉपिक। 1 मिनट देंगे आपको नोट्स बनाने के उस टॉपिक पे, एंड विल बी गिवन ए पेंसिल एंड पेपर टू प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स। आपको पेंसिल और पेपर भी देंगे आप जिस पे नोट्स बना सकते हैं। यू विल देन स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर द 2 minutes, और आपको 2 मिनट लगातार उस टॉपिक पे बोलना है। Then part number three, you will have a conversation with the IELTS examiner about around the topic given in the part 2। जो टॉपिक आप पार्ट 2 में दिया जाता है आपको उसी के रिगार्डिंग ही आपके क्वेश्चनिंग होगी पार्ट 3 में, इन मोर डिटेल, और ज्यादा डिटेल के साथ। बस यही फर्क होता है, पार्ट 3 आपका जो फॉलोअप्स क्वेश्चन है उसमें डिटेल जाती है, वो पूछते हैं, एंड पार्ट 3 वो शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 minutes टू कंप्लीट, और इसको भी 4 से 5 मिनट लगते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक आपका टिप्स। सो टिप नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो बच्चे करते हैं वो है, टिप नंबर फर्स्ट इज डोंट मेमोराइज द आंसर। मैं कहता हूँ अराउंड 50% बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, मक्कड़ की बुक में से रट्टा मार रहे हैं, अराउंड 50% बच्चे। और ये चीज आईडीपी ने क्लियरली मेंशन कर दी है भी, डोंट मेमोराइज द आंसर, रट्टे मत मारो। डोंट मेमोराइज द आंसर स्पेशली इन पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 के मक्कड़ वाले आंसर लगभग 60% 70% बच्चों के सेम ही मिलते हैं जब एग्जामिनर जाता है। सो मेमोराइज लैंग्वेज डजंट गिव द एग्जामिनर एन एक्यूरेट मेजर ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। अगर आपने रट्टा मारा होता है तो एग्जामिनर को इस चीज की मेजरमेंट नहीं हो पाती भी आपकी एक्चुअल इंग्लिश कौन सी है, रट्टे वाली है या नेचुरल है। ठीक है, जब उसको एक्चुअल आपकी मेजरमेंट इंग्लिश की नहीं होगी तो आपको बैंड कैसे देगा। सो आपको आंसर याद नहीं करना। सो एग्जामिनर विल बी एबल टू टेल यू इफ यू हैव मेमोराइज्ड योर आंसर, एंड दिस मे इन्फ्लुएंस योर फाइनल बैंड स्कोर। अगर ऐसा हुआ, अगर उसे लगा भी आपने रट्टा मारा है और उसको मेजरमेंट सही नहीं हुई, तो आपको बैंड स्कोर कम मिल सकता है।
तो मैक्सिमम यही होता है। जो बच्चे स्टोरी तैयार करके जाते हैं क्यू कार्ड में, जो बच्चे फर्स्ट पार्ट में आंसर रट्टा मारते हैं, क्यों वो मेमोराइज आंसर्स होते हैं और एग्जामिनर उसको उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाता आपकी इंग्लिश स्किल्स की, तो वो आपको स्कोर अच्छा नहीं देगा। नाउ द टिप नंबर सेकंड, डोंट यूज बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड। आपको बच्चे हमेशा ये बताया जाता है बी ट्राई भी आप ट्राई करें बड़े बड़े वर्ड्स, आप ट्राई करें फैंसी वोकेबलरी। आपको फैंसी वोकेबलरी बहुत बताई जाती है, लेकिन फैंसी वोकेबलरी, बड़ी बड़ी बिग वर्ड्स, ये आपको कहीं भी काम नहीं आने वाले। मैं आज से 2 साल पहले जो मेरी वीडियोस थी, मैं हमेशा ये वीडियोस बनाता हूँ कि ये वाली जो काम है रट्टाफिकेशंस वाले और टेम्पलेट्स वाले और फैंसी वोकेबलरी के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, ये चीजें आपके काम ना आज जाने वाली है, ना आपके काम कल आएंगी। सो इस चीज का ध्यान रखें भी आपको बड़े और अनफेमिलियर वर्ड नहीं डालने। देखिए, यू मे वांट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद बिग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड इन स्पीकिंग टेस्ट। ठीक है, वो कहते हैं भी आपको लगेगा भी बड़े बड़े वर्ड से और कॉम्प्लेक्स वर्ड से एग्जामिनर इंप्रेस कर देंगे, बट टू बी सेफ, अगर सेफ रहना है तो अवॉइड यूजिंग वर्ड्स यू आर नॉट फेमिलियर वर्ड। ऐसे वर्ड्स मत बोलें बच्चे दैट जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं है। जितनी इंग्लिश आपकी जितनी इंग्लिश बच्चे आपने स्कूल टाइम में सीखी है, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। जो नॉर्मल और कॉमन वर्ड्स हैं वही बोलकर आ जाए तो 7 इजिली आप स्पीकिंग में ले सकते हो। इन्होंने आईडीपी ने साफ मना किया हुआ है बड़े वर्ड से। सो देयर इज अ हायर चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स by either mispronouncing words or using them in the wrong context। अगर आपको जिन वर्ड्स का नहीं पता अगर उनका यूज करते हो तो देयर इज अ बिग चांस कि आप उनको या तो मिस प्रोनाउंस करोगे, यहाँ पर जहां पे उसकी नहीं जरूरत वहां पे यूज करेंगे। सो मिस्टेक कैन इफेक्ट योर फाइनल बैंड स्कोर, और जिससे आपका फाइनल बैंड स्कोर भी लो हो जाएगा। ठीक है, सो यूज ए रेंज ऑफ वोकेबलरी दैट यू नो विच इज रेलेवेंट टू द टॉपिक एंड बीइंग डिस्कस। लुक एट द टॉपिक नंबर 10, मेकिंग वोकेबलरी लिस्ट। तो टिप नंबर 10 में थोड़े सा आपको बताएंगे। नाउ दो मिस्टेक्स आपको पता चली, एक तो मुझे लाइक आंसर मेमोराइज नहीं करना, फैंसी वोकेबलरी यूज नहीं करनी। नाउ द नेक्स्ट टिप इज दैट टिप नंबर थर्ड इज यूज ए रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। देखो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यहाँ से आपको मतलब है भी जो आपकी ग्रामर है ना, लाइक उसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज करने हैं। जैसे आपको बताया जाता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस डालो, वोकेबलरी की बात होगी, अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो देखिए, इन्होंने कहा है भी आपकी जो आइल स्पीकिंग है उसमें वो 4 चीजें चेक करेंगे, आपका फ्लो और आपका कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज मींस आपकी वोकेबलरी, और थर्ड है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर और एक्यूरेसी, और एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। मतलब इसमें वो आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ट्राई एंड यूज द रेंज ऑफ grammatical structure using complex and simple sentence to express what you want to say। वो कह रहे हैं भी ग्रामर में आप कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों सेंटेंसेस का यूज करें, चाहे आप पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, चाहे पार्ट 3 की, चाहे पार्ट 1 में भी अगर आपको मिक्स सेंटेंस यूज करने हैं, यू मे यूज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नो your own errors and practice speaking to the friend in English or record yourself to see if you can spot the errors। ठीक है, रिकॉर्ड करें, फ्रेंड के साथ स्पीकिंग करें और अपने एरर्स को स्पॉट करें। इफ यू मे हियर एन एरर, मेक श्योर टू करेक्ट योरसेल्फ। एरर मिलता है तो उसे और अच्छा उसे करेक्ट करें, दैट्स इट। ठीक है, और टेंसेस कहाँ पे यूज होने हैं, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, इन चीजों का ध्यान दें। ठीक है, तो थर्ड टिप आपको बता रही है भाई कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स यूज करने। वो कह रहे हैं मिक्स यूज करें और वही यूज करें जो इसकी आपको नॉलेज है, और टेंसेस का ध्यान रखें। ना द टिप नंबर 4, देखिए ये बड़ा बच्चों को होता है भी, हाँ भी अंग्रेजों की तरह बोलेंगे तो ज्यादा बैंड आएगा। सो आई वॉन्ट टू, कैन आई गो टू वाटर, ऐसे लाइक ऐसे एक्सेंट चेंज करने से बैंड ना ही कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। So don't worry about your accent। So IDP clearly mentioned on their official website that
the accent doesn't matter in your speaking. So don't worry about that. With a face-to-face speaking test, IELTS examiner understand a wide range of accents, so will be able to understand what you say. ठीक है, अनलाइक एन एआई मशीन। वो कह रहे हैं भी आपका आइल्स का एग्जाम कंप्यूटर ने नहीं लेना, एग्जामिनर ने लेना है, और एग्जामिनर बहुत अलग अलग तरीके के उनका एक्सपीरियंस है। जैसा एक्सेंट बोलोगे वैसा ही वो समझ पाएंगे, कंप्यूटर होता तो अलग बात होती। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो इफ यू कैन कम्युनिकेट वेल देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो एक्सेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डू do be aware of sounds that you may have difficulty with, and make sure to use stress and intonations as English is a stressed time language। तो आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, और मेक श्योर अगर आप कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। सो प्रैक्टिस करें, और अपने जो भी है एक्सेंट सेम रखें, बस प्रैक्टिस करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो एक्सेंट डजेंट मैटर हियर, टिप नंबर 4 आपको बता रही है। नाउ द टिप नंबर 5, पॉज टू थिंक। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि अगर हम बीच में पॉज लेते हैं तो इससे एग्जामिनर सोचेगा भी नहीं, पॉज नहीं लेना, लगे रहो, मेरा स्कोर कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आईडीपी कह रहा है भी पॉज टू थिंक। अगर आपको सोचना है तो आप एक पॉज ले सकते हो सोचने के लिए, लेकिन जहां पे आप पॉज लोगे वहां पे कुछ ना कुछ आपको डालना होगा। तो वही यहाँ पे वो डाल रहे हैं, बोल रहे हैं देर इज नो हार्म इन टेकिंग ए ब्रीफ पॉज टू थिंक अबाउट व्हाट टू से। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर अभी नहीं माइंड में आ रहा, सो वो कह रहे हैं भी इसमें कोई भी हार्म नहीं है अगर आप छोटा सा पॉज लेते हो सोचने के लिए। वी ऑल डू इट टू प्रोसेस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में हर एक बंदा ऐसा ही करता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई ना हो। तो इट ही और ही मे टेक द पॉज, तो यू कैन यूज द फ्रेजेस। तो आप यहाँ पे पॉजेस ले सकते हैं। कैसी फ्रेजेस? देखिए, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए आपको पॉज लेना है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट। मान लीजिए कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको नहीं पता, ठीक है, तो आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, बट इसके आगे अपना आंसर, लेट मी सी, दैट्स अ गुड पॉइंट, that's a difficult question, but I will try and answer it. Well, some people say that this is the case. However, I think, let me think about that for a minute। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बता दिया है कि आप पॉज ले सकते हैं बच्चे। सो देयर इज नो वरी अबाउट द पॉज। पॉज लेना है तो यू मे यूज दीज फ्रेजेस। ठीक है, तो उन्होंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया है यहाँ पे भी। अगर आपको पॉज लेने हैं तो आप इन फ्रेजेस का अच्छे से यूज करना सीख लें और उनको अप्लाई करें। और पॉज जहाँ पर लेंगे, चाहे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हो, चाहे क्वेश्चन के एंड में, चाहे बीच में, तो इन फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं। नाउ द टिप नंबर 6, अवॉइड फिलर्स। तो फिलर इज कौन, फिलर किसको बोलते हैं? देखो, फिलर इज लाइक, बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं बीच में, ब्रेक करते हैं चीजों को, ऐसी साउंड्स, तो उसको वो फिलर कह रहे हैं। वो चीजें नहीं करनी बच्चे, आपको अवॉइड यूजिंग फिलर्स। तो इन चीजों को, जैसे वो एक ही जगह पे लाइक यू नो दैट यू, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना। स्पीक कॉन्फिडेंटली, अवॉइड यूजिंग फिलर वर्ड। वी जनरली यूज फिलर्स व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू से। वो कह रहे हैं भी फिलर्स हमेशा बच्चा वहां पे लगाता है जब उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। हाउएवर दिस शो द एग्जामिनर दैट यू कांट assess the appropriate language or idea, so it's important to avoid them। तो अगर आप ऐसे फिलर्स को यूज करते हो तो एग्जामिनर को लगता है भी आपको आंसर नहीं पता, आप आगे इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपके पास आइडियाज नहीं है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अवॉइड देम। ठीक है, या फिर उनकी जगह पे वो कह रहे हैं भी जो टिप नंबर 5 में आपको फ्रेजेस दिए या तो उनका यूज करें। ठीक है, अगर आप रुक रहे हो देन यू कैन यूज दैट फिलर्स। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने लग जाना, उसकी जगह पे आप फिलर्स का यूज कर सकते हो। कैसे फिलर्स यूज करते हैं बच्चे, देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है लाइक, लाइक ऐसा है, यू नो, ये साउंड्स हैं। ठीक है, वेल, या ऐसे नहीं, इन फिलर्स को यूज ना करते हुए यू कैन यूज द फ्रेजेस। तो इनको
आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 7, एक्सटेंड योर आंसर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना क्वेश्चन वो बता के चुप हो जाते हैं। सो वो कह रहे हैं ट्राई एंड आंसर द एग्जामिनर क्वेश्चन इन फुल। फुल आंसर दें क्वेश्चन का, एक्सटेंड योर आंसर एंड डोंट वेट फॉर एग्जामिनर टू प्रमोट विद अ क्वेश्चन। कह रहे हैं अभी एग्जामिनर का ये वेट मत करो भी, अगर पूछेगा तो ही बताएंगे। जैसे वो वाई वाई बहुत पूछने लग जाते हैं अगर आपने कंप्लीटली आंसर नहीं दिया। सो यू हैव टू एक्सटेंड योर आंसर। सो पहले ही अपना आंसर अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो व्हेन योर आंसर आर शॉर्ट, जब आपके आंसर शॉर्ट होते हैं, दिस शो द एग्जामिनर दैट यू कैन नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट द टॉपिक। मतलब आपको एग्जामिनर को ये लगेगा आपको डिटेल नहीं पता। सो इफ एग्जामिनर से वाई, अगर एग्जामिनर वाई कहेगा उसके बाद, सो दे आर प्रमोटिंग यू टू गिव अ रीजन फॉर योर आंसर एंड टू एक्सटेंड मोर फुली। अगर वो वाई कह रहा है तो इसका मतलब ये है भी उसको डिटेल चाहिए, मतलब आपके क्वेश्चन के आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं है। सो आप बेहतर है आप पहले ही उसको एक्सटेंड कर दें। मैं आपको एक छोटा सी चीज बता देता हूँ, अगर एक्सटेंड करना है यू मे यूज एग्जाम्पल्स, चाहे पर्सनल एग्जाम्पल हो चाहे किसी और बंदे के हो। अगर आपको आंसर नहीं प्रॉपर आ रहा तो यू मे यूज एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप बड़े अच्छे से इजिली बता सकते हो। नाउ द टिप नंबर 8। टिप नंबर देखिए, ये टिप बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्माइलिंग हेल्प प्रोनाउंसिएशन। कह रहे हैं भी जो आपकी स्माइल अगर आप फेस पे रखते हो ना, वो प्रोनाउंस करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, देखो इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है नीचे, देखिए। सो स्माइलिंग कैन हेल्प टू कॉम योर नर्व्स। स्माइल आपकी सबसे पहले तो हेल्प करती है आपके जो टेंशन बीच में उठ रही होती है ना, बुलबुले से उठ रहे होते हैं, उनको काम करने में, ठीक है। विच इन टर्न्स हेल्प योर प्रोनाउंसिएशन। अब मान लीजिए कोई बंदा डरा हुआ है, उसकी नर्व्स मतलब बड़ी टेंशन में है, तो आप वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। चाहे आप अड़ सकते हो, चाहे ब्रेक कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन प्रोनाउंस अच्छे से नहीं होगा। देन मेक श्योर टू enunciates clearly, opening your mouth wide enough so that sound came out clearly। उनका आईडीपी का ये मानना है अगर आप अपना फेस वाइड थोड़ा ओपन करेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं उनकी जो साउंड बार आएगी वाइड माउथ से, दैट इज मोर क्लियर। मान लीजिए एक बच्चा है जो नॉर्मल उसको टॉपिक आ गया, टॉक अबाउट योर फेवरेट सिंगर, ठीक है। मान लीजिए अब मैं, मेरा फेस देख सकते हो भी, मैं पूरा वाइड करके नहीं, पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल सा बोलता हूँ। तो देर आर मैनी instances in my life when I met with the many singers, but today I would like to talk about my recent experience when I met with one of my favorite singer। मतलब इस टाइम मैंने अपना माउथ पूरा नहीं खोला और मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मेरा साउंड क्लियर नहीं गया होगा। अब मैं अपने माउथ को थोड़ा वाइडली खोलकर या फिर स्माइल के साथ खोलकर अगर मैं बोलूं तो ज्यादा आई थिंक क्लियर साउंड आपके तक जाएगी। लेट्स चेक इट। So there are many instances in my life when I got opportunity to meet with various singers, but today I would like to talk about one of my favorite singer whom I met last year। तो मतलब अगर मैं अपना माउथ थोड़ा सा लार्ज या वाइड ओपन करके बोलता हूँ, सो इट रिलीज द साउंड मोर क्लियरली। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता। तो आपको बिल्कुल ऐसे बहके से सिर्फ ऐसे लिप्स को हिलाकर नहीं बोलना। सो ट्राई टू ओपन योर माउथ वाइड वाइल स्पीकिंग, ठीक है। या फिर अगर आप स्माइल करते हो बोल सकते हो। देखो स्माइल ऑटोमेटिक आपके माउथ को थोड़ा वाइड कर देता है, तो अगर आप वैसे बोल सकते हो तो यू मे ट्राई दैट, ठीक है। सो व्हेन वी स्माइल आवर माउथ इज बिगर एंड टोन ऑफ आवर साउंड इज मोर फ्रेंडली, और अच्छी साउंड जाती है, ठीक है। और इससे एग्जामिनर को अच्छे से प्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स। बड़ी अच्छी टिप बताई इन्होंने, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नाइन्थ। हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है, डोंट स्पीक इन ए मोनोटोन। सो व्हाट इज दैट मीन्स मोनोटोन। देखो मोनोटोन मीन्स आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब मेरा यहाँ पर ये है सिर्फ एक साउंड में ही बोलते जाना,
ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सेम लाइन को मैं रिपीट करता हूँ, विद अ सिंगल टोन एंड विद अ वेरिएशन इन वॉइस। ठीक है, देखिए पहले सेम मोनोटोन टोन किसको बोलते हैं? सो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई मेट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगर, बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट my recent experience when I met with my favorite personality last year on a live show. This is a monotone. Every word, every line in a single tone. Ab variation in voice. So there are many instances in my life when I got opportunity to meet with various types of the singers, but today I would like to talk about one of my favorite personality. या फिर today I would like to talk about my recent experience when I met with my favorite personality on last month. मतलब इसमें क्या है, वेरिएशन थी। मैंने कई वर्ड्स पे जोर दिया, कईयों को सेम टोन में रखा, कईयों पे जोर दिया, जैसे टुडे, टुडे वर्ड पे मैंने जोर दिया, फेवरेट पर्सनैलिटी पे मैंने जोर दिया, ठीक है, रिसेंट एक्सपीरियंस पे मैंने जोर दिया था, बाकी वर्ड्स को मैंने सेम लेंथ में रखा। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ। एक तो है मोनोटोन होती है ये लाइन, दिस इज ए मोनोटोन लाइन। अब जो मैंने बोला है उसमें कई वर्ड्स ऊपर कई नीचे, ऊपर कई नीचे, फिर लाइन सेम, ऊपर नीचे सेम, लाइन सेम। दिस इज ए वेरिएशन इन वॉइस। तो एग्जामिनर वांट दिस वेरिएशन, एग्जामिनर को ये वेरिएशंस चाहिए, क्योंकि जो मोनोटोन है दैट इज ए बोरिंग टोन, उसमें एग्जामिनर बोर हो जाता है। अगर आप वेरिएशंस लेकर आओगे तो बड़ा अच्छा है, वो मोर एंगेजिंग है, आपके साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, उसको थोड़ा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इतने बच्चों की स्पीकिंग लेने के बाद वो वैसे ही ऐसे हो जाता है कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। अगर आप बड़े अच्छे से सलीके के साथ उसके साथ ऐसे कन्वर्सेशन करोगे और उसको इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज में स्पीकिंग दोगे, तो बड़े अच्छे चांसेस हैं वो आपके बैंड ज्यादा देगा एज कंपेयर टू स्टूडेंट दैट हैव अ मोनोटोन। Sometime when we speak, we produce flat sound, ठीक है, फ्लैट साउंड, ए मोनोटोन विद ए लिटिल वेरिएशन, वही जो मैंने आपको बात बता दी। सो दिस मेक मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस व्हाट यू से एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द लिसनर टू आइडेंटिफाई व्हाट पार्ट्स ऑफ योर मैसेज आर इम्पोर्टेंट। मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको नहीं पता चलेगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर उसके ऊपर आपने जोर दिया तो उसको अपने आप पता चल जाएगा, हाँ अभी ये बच्चा थोड़ा वेरिएशन के साथ बोल रहा है, इसको पता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर ये जोर दे रहा है, इसको सब पता है। सो पुटिंग ए एम्फेसाइजेस ऑन द सर्टेन वर्ड, कुछ वर्ड्स पे थोड़ा जोर देने से और पॉजिंग एट सेक्शन in your speech can make your conversation with the IELTS examiner more engaging। तो छोटी छोटी चीजों, पॉज देने से, जोर देने से आपकी जो स्पीच है, कन्वर्सेशन है, बड़ी एंगेजिंग हो जाएगी। सो व्हेन वी एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड, it makes it easier to compare and contrast idea by stressing keyword। कीवर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देने से और जोर देने से सब कुछ कंपैरिजन हो जाता है भी कौन से वर्ड उनके लिए इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। सो इट ऑल्सो इंक्रीज द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, और ये चीज आपके फ्लो को भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, डोंट स्पीक इन अ मोनोटोन, vary the stress and intonations to add emphasizes, use your hand to gesture। मतलब अपने हाथ का भी यूज कर सकते हो, कईयों को ये लगता है भी सर क्या हाथ का यूज करें या नहीं करें। सो आईडीपी ने ये चीज आपको बता दी गई है भी आप अपने गेस्टर्स को शो करने के लिए हैंड का यूज कर सकते हैं। एंड हेल्प द राइम्स फॉर द ऑफ द कन्वर्सेशन, वो राइम्स का हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी बात की गई है। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि लाइक, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, मैं आपको दिखाई देता हूँ। जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस है बच्चे, जो मेरा बैच है राइटिंग का, वो ऑलरेडी चल रहा है, और जिस बच्चे को भी लाइक ऑनलाइन क्लासेस राइटिंग की ज्वाइन करनी है, आई एम शोइंग यू द डिटेल्स। आप जल्दी से जल्दी मेरा एकेडमिक का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, आप एकेडमिक का जो मेरा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देन टिप नंबर 10 पे जाएंगे। सो ऑनलाइन राइटिंग और एकेडमिक दोनों का मेरा बैच चल रहा है। ठीक है, 15 डेज का मेरा बैच रहता है। 15 डेज में मैं वीकेंड्स को काउंट नहीं करता, क्योंकि उस दिन क्लास नहीं लगती। जिस दिन क्लास लगती है वही काउंट करूंगा। मंडे से फ्राइडे है, सैटरडे को मॉक और संडे ऑफ रहता है। टाइमिंग देखिए, एकेडमिक की जो है 5:30 से 6:15 बजे तक, और जीटी की 6:15 से 7 तक, जिसमें मैं हर सिंगल टाइप के टास्क 2 को कवर करूंगा, नोट्स दूंगा, डेली की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और डेली की राइटिंग चेकअप होगा। फी रहेगी 1500 15 डेज की। और मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, जिस तरीके से ये स्पीकिंग की वीडियो है, इसी तरीके से राइटिंग में मैं आपको वेबसाइट्स पे लेकर जाऊंगा। हर सिंगल टाइप का ऐसे आपके सामने लिखूंगा। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, कितनी डिटेल में और कितनी आसान आपको बताऊंगा, विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकैब, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन। आप 7+ बैंड तक कैसे पहुंचोगे, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। जिस बच्चे ने भी मेरी राइटिंग की क्लास ज्वाइन कर ली, उसको कोई वीडियो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को राइटिंग में 7+ बैंड तक लेकर जाऊंगा। अगर कोई बच्चे का इंस्टेंट एग्जाम है, ठीक है, या कोई भी है, आई हैव अ ऑप्शन फोर्स रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें ये सारा मैथ, सारा सिस्टम, टास्क 1 हर सिंगल टाइप का, टास्क 1 हर सिंगल टाइप की, टास्क 2 की वीडियो, और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, वो मेरे कोर्स में ही मिलेंगी। ठीक है, वो सभी चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स में दूंगा। पीडीएफ दूंगा 9 बैंड के एक्चुअल, जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा लिखे गए हैं, लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग की पीडीएफ दूंगा एग्जाम लेवल की, वो मेरे कोर्स में आएंगी। कोर्स का प्राइस है 1000। ये नंबर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है, यहीं पे भी मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्लास चाहिए क्लास, कोर्स चाहिए कोर्स। ठीक है, तो दिस इज अ डिटेल अबाउट माय ऑनलाइन बैच। नाउ अगेन टू द टॉपिक। नाउ द लास्ट एंड फाइनल टिप इज टिप नंबर 10th। टिप नंबर 10th क्या कह रही है? प्रैक्टिस द कॉमन आयल्स टॉपिक। ठीक है, देखिए, जो आयल्स के टॉपिक्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है भी हर बार चेंज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सेम। ठीक है, जो मक्कड़ की बुक है, ज्यादातर टॉपिक उसी में ही आते हैं। तो आपको देख लेना है भी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अराउंड सारा सिस्टम ये चलता है। तो यहाँ मोस्ट कॉमन टॉपिक्स आई आईडीपी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। टूरिज्म एंड ट्रैवल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, फैमिली लाइफ, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस, क्राइम एंड पनिशमेंट, इंटरनेट, एडवर्टाइजिंग एंड रिटेल। ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स पे अपनी प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो ऐसे ये है टॉप 10 टिप्स बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईडीपी, जो आपको आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। सो आई थिंक आपको बड़ी अच्छी बातें पता चली होंगी। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हर टॉपिक, कॉमन टॉपिक को क्लियर करना है आपको। मोनोटोन में नहीं बोलना, वेरिएशंस लेकर आनी है। स्माइल, या आप कह सकते हो यू हैव टू स्पीक विद अ बिगर माउथ, ताकि आपका प्रोनाउंस या वॉइस है वो क्लियर जाए। देन आपको आंसर्स को एक्सटेंड करना है, शॉर्ट आंसर नहीं देना। यूज एग्जाम्पल, अवॉइड द फिलर्स। ठीक है, लाइक वो जो साउंड्स करते हैं ब्रेक, उसको छोड़ो, या फिर उनके उसकी जगह पे आप फ्रेजेस यूज करो। अब फ्रेजेस कौन से हैं ये देखिए, मतलब आप पोज ले सकते हैं, और पोज लेना ऐसे नहीं पोज लेकर बस खड़ी रह जाओ, उनकी जगह पे आपको ये फ्रेजेस यूज करनी है जो यहाँ पे दी गई हैं। देन फोर्थ ही, आपको एक्सेंट के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका एक्सेंट है वो आप बोल सकते हो, पंजाबी या पंजाबी, बंगाली बंगाली, हिंदी में है तो हिंदी का। तो एक्सेंट इज ए नेचुरल। ठीक है, तो इसके बारे में दिक्कत कोई नहीं है। आपको स्ट्रक्चर्स सिंपल कॉम्प्लेक्स सारे यूज कर सकते हो। अनफेमिलियर या फैंसी वोकैबुलरी यूज नहीं करनी, और ना ही आपको मेमोराइज आंसर देने हैं। तो दीज आर द मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी हेल्प करेगी 7+ बैंड तक जाने के लिए। सो आई थिंक आपको बड़े अच्छे से वीडियो समझ लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज कमेंट कर दिया करें, प्लीज शेयर कर दिया करें, क्योंकि यही चीजें हमें बचती हैं और यही हमारा कॉन्फिडेंस है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।